नामांकन के बाद रामगढ़ में भजनलाल शर्मा एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लाइव लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। किसी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि आपने देखा जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे किसान और मजदूर के जो हमारे युवा हैं उनके साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। लगातार पेपर हो रहे हैं, कोई लीक हो रहा है क्या? अरे बताइए, आज भी पेपर है शायद, एक मेरे को लग रहा है लगातार 3 दिन से हो रहे हैं। कोई पेपर लीक हुआ है क्या? लेकिन इनके जमाने में कितने लीक होते थे आपने देखा। लेकिन हमने कहा हम क्या करेंगे, वो भी आपने देख लिया। पहले लोग कहते थे 50 की संख्या हो गई, फिर कहने लगे 100 की हो गई, फिर कहने के 125 की हो गई, फिर कहते 150 की हो गई। अब संख्या 200 तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? कई लोग हमारे कह रहे हैं साहब इनका क्या होगा। अरे संख्या बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो ना। हमने कहा कि ऐसा कोई दोषी है जिसने हमारे युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। और हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा गांव का विकास होगा, हमारे कस्बे का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, तो भारत माँ का विकास होगा, भारत देश का विकास होगा, भारत विकसित बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में साइबर ठगों की क्या स्थिति थी आपके रामगढ़ में, आपने देखा है। साइबर ठग किस तरह से करते थे मेवात के अंदर, उन्होंने क्या हालत कर रखी थी। पूरे देश का 70% साइबर क्राइम होता था तो मेवात के इलाके में होता था। आज आपने देख लिया क्या स्थिति है, आ रहे ना पकड़ में। अब क्या कह रहे हैं, गांव-गांव में पंचायत जुड़ रही है ना कि नहीं अब नहीं करेंगे। नहीं करिए, मालूम पड़ जाएगा कितना करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। गांव-गांव में पंचायत हो रही है कि अब नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन साइबर ठगों को भी सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और आगे वो करेगा, उसको भेजा जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज कार्यक्रम लगातार है, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया है। क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी जिले के विकास के लिए, तहसील के विकास के लिए आवश्यकता होती है कि उसकी जमीन की पूर्ति हो, पानी की पूर्ति हो और ठीक प्रकार से बिजली होगी तो उसका विकास होगा। हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था देखी पूरे राजस्थान के अंदर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जगह पानी की व्यवस्था होगी। ERCP के माध्यम से हमारे ये 15 जिले लाभान्वित होंगे, पीने का पानी भी मिलेगा, किसान को भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। और बिजली की मैं बात करूं, हमारे किसान भाई हैं, क्या स्थिति हो रही थी। लेकिन हमने कहा है कि किसान को आने वाले 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 तक दिन में राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे। और एक और मैं बात कहता हूं कि बिजली में हम सरप्लस होंगे, बिजली हम खरीदेंगे नहीं। इन्होंने तो कितना घोटाला बिजली में किया वो आपको पता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को दिन में बिजली भी देंगे और रात को किसान आराम से जाएगा, दिन से छुपने से पहले ही घर पहुंचेगा, बच्चों के साथ खाना खाएगा, टीवी देखेगा, समाचार सुनेगा। क्योंकि नहीं तो किसान को क्या होता है, और तो घर आते हैं और किसान जंगल में जाता है अंधेरे में। इस तरह की बिजली की हालत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको हमको भी हमारी सरकार करेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जो हमने वायदे किए थे, और आपके जो बजट की रामगढ़ के अंदर हमने दिया है, अरे ये तो एक राजस्थान की पहला बजट था, ये तो एक टेलर है, टेलर। अभी तो ये तो टेलर है राजस्थान के बजट का। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमने आवास योजना से लेकर के, वृद्धों के सम्मान से लेकर के हमने जिस तरह का काम किया है, मैं आपको इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं
कि भाजपा ने इस मेवात की भूमि पर हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है अपना है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। कहते हैं ना, जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये तो आप में से ही है, दसमन तो हम और दसमन तो एक से ही मानो हमको। हम और दसमन जी को तो जान देना हम तो कि गांव में क्या समस्या होती है, पानी नहीं होता तो क्या होती है, किस तरह की समस्या आती है और किसान को किस तरह की समस्या आती है, गरीब को किस तरह से समस्या आती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पूरी तरह से जानता है, सुखवंत, ये पूरी तरह से आपको जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे सुखवंत भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आप विधानसभा में भेजेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आप कहें तो मैं माला पहना दूं? ऐसे थोड़ी। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? पीछे वाले पहना दूं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रामगढ़ की। अब आप सभी को, सुखवंत जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको लाना है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, ये सीधा उसका रुख करते हैं। कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 50% से बढ़ाकर 53% डीए कर दिया गया है। जयपुर की बड़ी खबर, कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है और डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। 50% से बढ़ाकर 53% डीए कर दिया गया है। जयपुर से आ रही प्रदेश भर के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर, दिवाली का गिफ्ट मिला है। दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से मिला है। डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश जारी हुए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। 50% से बढ़ाकर 53% अब राज्य कर्मचारियों का डीए हो गया है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। जिस तरीके से लगातार डीए की हर साल बात होती है, उसी कड़ी में डीए में इजाफा इस बार 3% का हुआ है। और आइए झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख करते हैं। उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया में रोचक वाकया सामने आया है। जी हां, पति पत्नी ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में अपना निर्दलीय पर्चा भरा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और उनकी पत्नी ने पर्चा भरा है। राजेंद्र गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो बड़ी खबर झुंझुनू से उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया में ये रोचक वाकया सामने आया, जहां पर पति और पत्नी ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय पर्चा भरा है। पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और फिर अब उसके बाद उनकी पत्नी ने भी नामांकन सेम सीट से यानी झुंझुनू विधानसभा से नामांकन भर दिया है। राजेंद्र गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर ने निर्दलीय नामांकन भरा है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। जोधपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यहां पर एक बार फिर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को अब आइसोलेशन वे पर ले जाया गया है। यात्रियों को सुरक्षित फ्लाइट से बाहर निकाल लिया गया है। फ्लाइट की सूक्ष्मता से, गहनता से, बारीकी से जांच की जा रही है। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को सुरक्षित फिलहाल लैंड करवा लिया गया है और लैंड करवाने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद
आइसोलेशन वे पर इस फ्लाइट को लेकर गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E133। अब एक बार फिर से जब इसको धमकी मिली तो फ्लाइट को पहले लैंड करवाया गया। लैंड कराने के बाद यात्रियों को तुरंत सेफली बाहर उतारा गया और फिर उसके बाद आइसोलेशन जोन पर, यानी एक अलग जगहों पर, मतलब हवाई अड्डे पर एक अलग पट्टी जहां पर बाकी फ्लाइट्स नहीं खड़ी होती, वहां पर ले जाएगा। गहनता से इस हवाई जहाज की जांच हो रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हनी ट्रैप में फंसाने का एक मामला सामने आया। स्कूली छात्रा द्वारा शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, हनी ट्रैप में फंसाने का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर स्कूली छात्रा द्वारा अपने ही शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सावधान, जी हां सावधान इसलिए क्योंकि तूफान आ रहा है। तेज रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना तूफान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उड़ीसा के पुरी बंगाल के सागर द्वीप के बीच यह टकराएगा। बंगाल के 7 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हुई है। ओडिशा के भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो बड़ी खबर, तेज रफ्तार से दाना तूफान बढ़ रहा है। बंगाल और ओडिशा में एहतियात खास तौर पर बरती जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह बढ़ रहा है तूफान। पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं। मछुआरों को पहले से ही कहा गया है कि वो तट पर मछली पकड़ने के लिए ना जाएं। दूसरी तरफ तट के आसपास रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके अलावा लोगों से भी कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें जिस दौरान तूफान की आवक होगी, जिस दौरान तूफान आएगा। तो इस लिहाज से बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण ये अपडेट देना आपके लिए, चूंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा के पुरी, बंगाल के सागर द्वीप के बीच ये दाना तूफान टकराएगा। बंगाल के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दाना तूफान की दस्तक से समंदर में तेज और ऊंची ऊंची लहरें देखने में सामने आ रही। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये हवाएं आ रही हैं तो पुरी से तूफान का आगाज एक तरह से कहें कि होने वाला है। दूसरी तरफ लोगों को जो तट के नजदीक हैं उनको हटाया जा रहा है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ की तैनाती की गई है ताकि किसी भी संकट से निपटा जा सके। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। ,280 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही हैं। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है।
तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सब मछुआरे ही हैं और मछुआरे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखिरी मोमेंट है वो ही है, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से हटा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब ये मछुआरे लोग जो है जिनका काम पूरी तरह से चलता है इस बोट्स के ऊपर, इस ट्रॉलर्स के ऊपर, उन लोगों ने अभी भी यहाँ से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहाँ पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो काम है वो काम अभी भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहाँ पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहाँ कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पूरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे IMD से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनजर रखते, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी है, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जैसा हमने आपको बताया। और सबको ये चेतावनी भी जारी की गई है, निर्देश भी जारी किया गया कि हर लिहाज से सेफली रहें और जब तक तूफान निपट नहीं जाता, जब तक गुजर नहीं जाता, तब तक अपना और परिवार का पूरा ध्यान रखें। वैसे स्मार्टफोन ने जितनी सुविधा हम लोगों को दी है उससे कहीं ज्यादा ये डिवाइस जी का जंजाल बन चुका है। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रील का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है कि इसके चक्कर में लोग सलाखों के पीछे तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर जिले की, जहां दिन दहाड़े सरेराह बाइक सवार 3 युवक फिल्मी अंदाज में अपहरण की रील बना रहे हैं। लेकिन ये रील इन लोगों के लिए महंगी साबित हो गई, क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों ने खुलेआम युवक के अपहरण की आशंका को देखते हुए रील बना रहे इन युवकों को घेर लिया, जिसके बाद हालात को बिगड़ता देख इन युवकों ने कैमरा दिखाकर जहां मौके से तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन इस रील के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आ गई। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कस्बा खतौली क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान पे 3 लड़कों द्वारा आपस में एक किडनैपिंग की वीडियो बनाई जा रही थी। इस रील बनाने के दौरान आसपास के लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो वीडियो वायरल हुई है उसके आधार पे इन लड़कों का चिन्हांकन किया जा रहा है। चिन्हांकन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। इधर सोशल मीडिया के मिसयूज की एक खबर जौनपुर जिले से भी आई है,
जहां एक युवक ने YouTube से वीडियो देखकर अपने अपहरण का प्लान कर डाला। युवक ने घर से भागकर अपना सिम कार्ड बदला और अपने ही मोबाइल से घर वालों को मैसेज कर 40 लाख रुपए फिरौती की मांग की। मामला सुरेरी इलाके का है। आरोपी सूरज गुप्ता के अपहरण वाले मैसेज के बाद पुलिस एक्टिव हुई और मामले के खुलासे में जुट गई। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस सूरज तक पहुंची। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सूरज हमेशा ऐसी उल जलूल हरकतें करता रहता था। लगातार इसको ट्रैक किया, इसका पीछा किया और अंत में इसको चेज करते हुए इसको घेरते घेरते अंत में पुलिस के दबाव से ही अंत में पुनः यहाँ आ गया। क्या ये बताया कि फिल्मी स्टाइल में? हाँ, ये दिमाग में इसके जो चीज़ें आती थी उसके लिए ये YouTube इत्यादि जितने भी इंटरनेट के गेटवे हैं, जितने भी वहाँ से सूचनाएं मिल सकती हैं, वहाँ इसने सर्च किया। इसकी सर्च हिस्ट्री को भी देखा गया, इसके मेल को चेक किया गया और जहाँ जहाँ इसने सर्च किया था वो देखा गया। उसमें ऐसी ही चीज़ें थी कि किडनैपिंग कैसे की जाती है, किडनैपिंग करने के बाद कैसे भागा जाता है, कहाँ रुका जाता है और क्या क्या मैसेज किया जाता है। वहीं जब इस झूठी कहानी के बारे में सूरज से सवाल किया गया तो उसने बताया कि वो परेशान था और घर से कहीं दूर जाना चाहता था। उसने YouTube पर वीडियो देखकर ये सब प्लान किया था। सर मुझे निकलना था घर से, ठीक है। हाँ। और कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं था। ये कैसे कहा YouTube पर कैसे देखे? क्या YouTube से सर सर्च मारा सर, हो गया सर, जो होना था हो गया सर। अब हम कुछ भी नहीं बता सकते। इधर हरदोई में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां बिलग्राम इलाके के एक छात्र ने एक ऐसी कहानी बुनी कि घर वालों के साथ पुलिस के भी होश उड़ गए। पिता के साथ बिलग्राम कोतवाली पहुंचे छात्र ने बताया कि स्कूल से वो घर जा रहा था। दोपहर में 1 बजे 4 लोगों ने उसे वैन में डाल दिया, उसके साथ मारपीट की और धार्मिक नारे लगवाए जाने को लेकर प्रताड़ित किया। हाथ पर 3-4 जगह ब्लेड मार दिया और शाम को गुलाब बाड़ी चुंगी पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो पूरी बात गलत निकली। फिर पूछताछ की गई तो छात्र ने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसी से बचने के लिए उसने झूठी कहानी गढ़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्योहारों के मौसम में एक बार फिर जहरीली शराब से संदिग्ध मौतों का सिलसिला जारी है। सीवान में 28 लोग, छपरा में 12 लोगों के साथ गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब छपरा के इब्राहिमपुर में फिर से 1 मौत हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में भी 2 लोगों की जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर शराब से मौत का सिलसिला थमेगा कब? दहाड़ मारकर रो रही इस महिला का सब कुछ जहरीली शराब ने छीन लिया। जहरीली शराब ने इस महिला के पति की जान ले ली। अब इस महिला की जिंदगी में सिर्फ पति की यादें हैं। दारू पिए थे वो, कुछ बोले भी थे कि कहाँ पिए हैं? नाम पता लग रहा है, सरच्चा के नाम पता लग रहा है। और कितना लोग था उनके साथ जो बताए थे कि कहाँ गए थे? उनके साथ 2 आदमी था। रेणु देवी का पति श्याम सहनी गलत संगत में आकर कुछ जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी जान चली गई। पत्नी के अनुसार उसका पति सोमवार की रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। मंगलवार शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी थी। मर गए। सरच्चा गए थे सारू लाने। कहाँ पे? सरच्चा में गए थे, उनको कोई आदमी फोन किया था।